हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगी बजट के बारे में जो अभी 2 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इस बजट से कितने किस 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 सेक्टर को फ़ायदा होगा और किस किस सेक्टर को नुकसान होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बजट किस उद्देश्य से बनाया गया है। व्हाट वाज द एम ऑफ द बजट? सो द एम ऑफ द बजट वाज स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, to build strong infrastructure like rail, road, energy, etc. फिर women empowerment, डबल द फार्मर्स इनकम। आप देख रहे हैं आजकल जो बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है, बट गवर्नमेंट जो है वो कटिबद्ध है इस बात के लिए कि फार्मर का इनकम डबल किया जाए। और बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को पुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है। मेन उद्देश्य आत्मनिर्भर पैकेज को पुश करना ही था। तो जब निर्मला सीतारमन ने इसको पेश किया तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से 6 पिलर्स के हिसाब से डिवाइड किया बजट को। तो उनका जो 6 पिलर था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इस बजट के लिए। तो जो 6 पिलर्स थे वो है हेल्थ एंड वेलबींग, पहला पिलर। सेकंड था फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ है इन्वेगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ पिलर इनोवेशन एंड R&D। और सिक्स्थ पिलर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी 6 पिलर के हिसाब से इन्होंने सारा बजट को प्रेजेंट किया था। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि इस बजट से सबसे पहले तो क्या लोगों के लिए सस्ता होगा और क्या लोगों के लिए महंगा होगा। सो व्हाट प्रोडक्ट्स विल बिकम चीपर एंड व्हाट प्रोडक्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव फॉर पीपल। तो जो सस्ता होगा वो है कस्टम ड्यूटी फॉर गोल्ड हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 12.5% टू 7.5%। इसका मतलब क्लियर है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही चीप हो जाएंगे। Agriculture and infrastructure cess has been of 2.5% have been introduced in gold and silver to maintain its fiscal deficit. So इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी तो घटा दिया है 12.5% से 7.5% पे, लेकिन अदर साइड बाय साइड उन्होंने एक एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगा दिया है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, विच इज 2.5%। तो ले दे के अगर आप देखिए तो चीप तो हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा चीप होगा ऐसा नहीं है, चीप होगा पर चीप होगा। तो ये है। दूसरा उन्होंने जो दूसरा इंट्रोड्यूस किया है 100% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा आपका महंगा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उस पे ये सेस लग गया है। फिर कस्टम ड्यूटी हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर कॉपर, आयरन एंड स्टील। सो इसका मतलब ये हो गया कि कस्टम ड्यूटी हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 5% टू 2.5%। तो कॉपर, आयरन और स्टील ये तीनों आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो अगर ये तीन चीज सस्ता हो जाएगा तो आपको ये समझ में आना, मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। जैसे आयरन है, स्टील है, ये सब सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, आपके घर बनाने में यूज होता है। कॉपर भी, कॉपर के कॉइल्स बनते हैं, आपकी सारी इलेक्ट्रिफिकेशन जो होती है वो कॉपर के कॉइल से होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सस्ती हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हाउसिंग पे, रेल रोड कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा यूज होता है इन सब चीज़ों में, इन सब सेक्टर्स में। तो बहुत सारी चीज़ें चीप हो जाएंगी। और जो थर्ड जो मेजर थिंग जो चीप होगा वो होगा मोबाइल पार्ट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव रिमूव्ड सम चार्जेस ऑन एग्जेम्पशंस ऑन सम मोबाइल पार्ट्स, charges to encourage, and this has been done so that मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए, कि मोबाइल को आप बाहर से इंपोर्ट ना करें और आप यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करें एट अ चीपर रेट। तो बेसिकली इसमें उन्होंने एग्जेम्पशंस को हटा दिया है, जो पहले एग्जेम्पशंस लगे होंगे उसको हटा दिया है। नाउ व्हाट विल बिकम एक्सपेंसिव। सो इसमें जो एक्सपेंसिव होगा, कस्टम ड्यूटी हैज बीन इंक्रीज टू 15% ऑन सन ऑटो पार्ट्स। अब ऑटो पार्ट्स जो होते हैं कुछ कुछ चीज़ों पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी 15% तक बढ़ा दिया है।
इसका दो मायना है। एक तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ऑटो पार्ट्स को भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, इंपोर्ट ना करो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी महंगी हो जाएगी। करेक्ट। सो अब ये है कि अब जिस कंपनी की जो पॉलिसी वो फॉलो करेंगे, उस हिसाब से गाड़ियाँ महंगी या एक्सपेंसिव या चीप होंगी। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंसिव ही होगी। अब कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ कॉटन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 0% to 10%। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि रॉ कॉटन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ गया है, तो हम बाहर से जब कॉटन लाएंगे तो उस पर हमें 10% देना पड़ेगा। अब इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा जो इन हाउस कॉटन प्रोडक्शन है, जो इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है, जो कॉटन हम उगाते हैं या जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो है वो सस्ता मिलेगा यहाँ के लोगों को। और टेक्सटाइल में वो कॉटन के जो कपड़े बनाते हैं वो उनको चीप पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बाहर से मंगाएंगे तो 10% का हमें सेस देना पड़ेगा। तो कॉटन के कपड़े अगर हम इंपोर्ट करके बनाएंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंडिया का ही कॉटन को लेके बनाएंगे तो वो उसी रेट पे रहेगा और सस्ता भी हो सकता है। सो बट ओवरऑल, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन चाइना और इन सब जगहों में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ से अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड को केटर करना चाहते हैं तो हम जब अगर हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा और करेंगे तो हमारा जो कॉटन के प्रोडक्ट्स है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। अब थर्ड चीज़ जो एक्सपेंसिव हो जाएगा वो है सिल्क यार्न्स। सिल्क यार्न्स इसलिए एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें कस्टम ड्यूटी लगाया है, विच हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10% to 15% फॉर रॉ सिल्क। तो ऑब्वियसली सिल्क महंगा हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा सेस ऑफ 2.5% पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड ₹4 पर लीटर ऑन डीजल। अब डीजल पे और पेट्रोल पे गवर्नमेंट ने एक नया सेस लगा दिया है, विच इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रा सेस। ₹2.5 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड ₹4 पर लीटर ऑन डीजल। तो डेफिनेटली आपको इससे समझ में आ ही गया होगा अब तक कि डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ें महंगी हो जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ महंगी हो गई तो उससे क्या महंगा होता है? हम जो खाना खाते हैं, हमारे कुछ भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, हमारा खाना, हमारा हर चीज़ महंगा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ इंडिया में इधर से उधर ट्रैवल होती है चीज़ों को पहुंचाने के लिए, लॉजिस्टिक्स जो होता है उसमें डीजल का और पेट्रोल का खर्चा होता है, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। वैसे ही आपको पता है अभी तो बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, इट्स ऑलमोस्ट ₹100 एटलीस्ट इन दिल्ली। नाउ ड्यूटी इज ऑल्सो इम्पोज ऑन सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो जो हमारे सोलर इन्वेस्टर्स और इन्वर्टर्स और लैंटर्न्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कि उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, हम इंपोर्ट ना करें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्यूटी को जो है इम्पोज कर दिया है। अब अगर हम देखें सेक्टर वाइज क्या क्या रिफॉर्म आया है, तो सबसे पहला सेक्टर जो हम लेते हैं वो है एग्रीकल्चरल एंड एलाइड इंडस्ट्री। इस सेक्टर पे 16.5 लाख करोड़ is to be spent on various plans in fiscal year 2021 to 21-22 में गवर्नमेंट ने 16.5 लाख करोड़ का बजट बनाया है कि हम उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे। कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू फार्मर्स को क्रेडिट बूस्ट दिया जाएगा। क्रेडिट मतलब ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा सो दैट वो ज़्यादा पैसा लोन में लेंगे और वो उसका एग्रीकल्चर में यूज़ कर सके। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है जिसमें इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके ऊपर वो खर्चा करेंगे। इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स को इमरजेंसी में अगर कोई फंड चाहिए होगा तो उसके लिए भी एक वर्किंग कैपिटल बनाया गया है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, amendments to the Essential Commodities Act and एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स। सो उसका मार्केटिंग का भी रिफॉर्म का एक सेट किया गया है, क्योंकि मार्केटिंग अगर हम नहीं करेंगे
तो चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाना, चीज़ों को खरीदना, बेचना, सब में मुश्किल हो जाएगी। अब हम बहुत ही एक दूसरे क्रूशियल सेक्टर पे आते हैं, जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर कहा जाता है। इसमें इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ह्यूज बजट बनाया है, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। और ये इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि आपको पता है अभी कोविड 1 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है। और हेल्थ केयर को लेके हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, कंसर्न्ड भी हैं। तो इसीलिए टोटल बजट ऑफ 2.23 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है, सो दैट हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम केटर कर सकें। और इस बजट का 35,000 करोड़ रुपीस सिर्फ कोविड-19 के वैक्सीन में यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकार इंडिया के पूरे पॉपुलेशन को फ्री में लगाएगी कोविड-19 वैक्सीन। तो इसीलिए 35,000 करोड़ रुपीस का एक बजट उन्होंने सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन के लिए रखा है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटेड टू स्पेंड मोर इफ नीड के बेसिस पे वो ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हेल्थ केयर सेक्टर में, इन कमिंग 6 years गवर्नमेंट विल स्पेंड 64,180 करोड़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। सो विच मीन्स कि और भी जो दूसरे वैक्सीनेशंस हैं, जैसे निमोनिया का वैक्सीनेशन होता है, पोलियो का होता है, जो पहले भी चल रहा था। पोलियो तो खैर अब खत्म हो गया है, पोलियो तो नहीं, पर निमोनिया एक्सेट्रा का जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने के लिए और उसको और एग्रेसिवली चलाने के लिए इन कमिंग 6 years गवर्नमेंट ने 64,180 करोड़ का जो है एक सेट किया है बजट। अब जो हम आते हैं अर्बन डेवलपमेंट पे। अब अर्बन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल ULPs। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने अब ये किया है, जैसे उन्होंने सब जगह बिजली पहुंचाया, जैसे उन्होंने सब जगह टॉयलेट्स बनवाए, वैसे ही अब गवर्नमेंट का ये मिशन है कि जल जीवन मिशन अर्बन एरिया में सारे जगह वाटर सप्लाई पहुंचे। फिर दूसरा जो उन्होंने किया है इसके तहत अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विद आउटले ऑफ 1,41,678 करोड़ ओवर 5 years। तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उन्होंने करीबन 1,41,000, राउंड ऑफ कर रही हूं मैं आपके सुविधा के लिए, अगले 5 साल में वो स्पेंड करेंगे। फिर 2,217 करोड़ फॉर 42 अर्बन सेंटर्स टू टैकल एयर पोल्यूशन। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि एयर पोल्यूशन का तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड एयर है। तो गवर्नमेंट ने 2,217 करोड़ 42 अर्बन सेंटर्स में एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए रखा है। सो नॉट ओनली, मतलब दिल्ली का मैंने एक एग्जांपल दिया, बट ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने 42 अर्बन सेंटर्स को डिफाइन किया है, को सेग्रीगेट करके एयर पोल्यूशन के मध्य में ये खर्चा करेंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, विच इज वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब what is this? This is that any personal vehicle that you have which is 20 years old, which is more than 20 years old, 20 and 20 years old, अगर आपके पास कोई कमर्शियल व्हीकल है जो 15 ईयर से ऊपर का है और आप उसको अभी भी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उन्होंने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है। अभी ये पॉलिसी बनेगी तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी हमारे पास नहीं है, बट गवर्नमेंट ने ये बताया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें ये हिंट दिया है कि इसके तहत या तो वो कोई एक इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे कि आपका इतनी पुरानी व्हीकल को आप स्क्रैप कर दोगे, आप उसको स्क्रैप करके बेच के ख़त्म करोगे, बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि एटलीस्ट मुझे दिल्ली का फिगर्स पता है कि यहाँ पे 30-35% of pollution is contributed only by the vehicles that run throughout this area, Delhi NCR.
So in that case, so this will help in controlling the pollution. सो ये एक लेके आए हैं। तो इसमें दो तरीके का, या तो वो इंसेंटिव्स देंगे ओनर्स को कि उसकी तहत वो स्क्रैप करें, या वो कुछ ऐसा टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसके तहत आपको इसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। सो कुछ वो करेगी। विद दिस पॉलिसी इज स्टिल टू बी बिल्ड, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, बट दिस इज समथिंग, एक मोटा मोटा ब्रॉड जिसको गाइडलाइन बोलते हैं वो ऐसा ही है। Then PPP models to augment public bus transport. So एक इन्होंने नया इनोवेटिव PPP मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को पे ध्यान देंगे। सो अभी बसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑल अक्रॉस इंडिया। स्पेशली अगर आप बड़े शहरों में देखो, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। अभी मेट्रोज भी बन रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे में तो बने हैं, अभी और भी बनना है। छोटे छोटे शहरों में, अब तो लखनऊ में भी बन गया है, और भी शहरों में बन रहा है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं। सो बस भी बनेंगे और मेट्रोज भी बनेंगे। सो मेट्रो में मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, ये दो टाइप की मेट्रोज बनाएंगे फॉर टियर 2 एंड पेरिफेरल्स ऑफ टियर 1 सिटीज़। सो जैसे पेरिफेरल्स हो गया आपका, जैसे दिल्ली में दिल्ली के जो एनसीआर एरिया, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सब जो एरियाज हो गए वो हो गए पेरिफेरल्स। तो टियर 1 के पेरिफेरल्स पे और टियर 2 सिटीज में, जैसे आपके छोटे शहर हो गए जो जैसे लखनऊ हो गया और कानपुर हो गया, या अगर आप जाएं तो दूसरे शहरों में अगर आप जाएं तो जैसे आपके छोटे शहर और भी जितने तमाम जो शहर है जो जिसका नाम आप जानते हैं, एक्सेप्ट फॉर द टियर 1 और मेट्रो सिटीज। सो ये हो गया। तो अभी इससे एक और फायदा है कि इन सब चीज़ों से दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि जो वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो एयर पोल्यूशन तो कंट्रोल हो रहा है। साथ में अगर आप ध्यान दें तो आप गाड़ी अगर आप स्क्रैप करेंगे तो आपको नई गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत भयंकर बूस्ट मिलेगा। और automobile, and you must all be knowing that automobile industry is one of the biggest industry to provide employment. तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। दूसरा, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट और जो मेट्रोज बनेंगे, तो इसमें अगेन आपके स्टील कंजम्पशन बढ़ गया, आपका मेटल कंजम्पशन बढ़ गया, फिर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फिर से एक नया बस बनाने वाली कंपनीज जितनी भी हैं उनको बिजनेस मिलेगा, उनकी सेल बढ़ेगी। सो बेसिकली एन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, बिकॉज हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ रिड्यूस लाइक एनीथिंग। और अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू सेव देमसेल्व्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी ह्यूज एक्सपेंडिचर करने का सोचा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगेन जनरेट्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इन्होंने नेशनल हाईवेज टू बी बिल्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम एंड केरला। सो इन्होंने 4 स्टेट्स में कमिटमेंट दिया है कि हम नेशनल हाईवेज को बिल्ड करेंगे। अब ये 4 ही स्टेट क्यों, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेन रीज़न है इलेक्शंस। इन चारों स्टेट्स में अभी इलेक्शन आने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल में दे हैव कमिटेड सम 675 किलोमीटर्स ऑफ रोड and they will spend somewhere around 25,000 crores और हाईवेज। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि रोड्स तो बनेंगी, बनने में टाइम लगेगा, इट विल टेक ऑलमोस्ट 4, 5, 6 years वट एवर, बट एम्प्लॉयमेंट तो इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। सो एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन
people will understand that this government has taken steps for employment. And similarly they will do in all the other 3 states jahan pe elections are upcoming. Now we go to then national rail plan. So government aims at developing adequate rail infrastructure by 2030 to cater to urban development projected traffic requirements up to 2050. So इनका एम ये है कि वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा करेंगे कि 2050 तक की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट किया होगा, उन सारे 2050 तक को वो केटर करें. सो इतना ज्यादा रेलवे में डेवलपमेंट होने वाला है. फिर 1.19 लाख करोड़ to be spent on railways, and direct benefit of this all will go to IRFC. What is IRFC? IRFC is Indian Railways Finance Corporation. So जितनी रेलवे के का जो काम होता है उसकी सारी फंड्स वो आते हैं IRFC में. Now IRFC will definitely is going to benefit because इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पे रहेगा, spent होगा. And so therefore that's a very important benefit that this organization will get. Objective to increase the modal share of rail in freight from the current level of 27% to 45%. Then 100% electrification of broad gauge routes by 2023. So 100% electrification किया जाएगा जो अभी नहीं है. और इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम टू बी लॉन्च्ड. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इंडिया में. ये होगा कि जो हमारे ट्रेन है, ऑटोमेटिक ट्रेन अब इंडिया में बनेगा. सो अगेन आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, उसके तहत ये ऑटोमेटिक ट्रेन्स बनेंगे हमारे लिए. सो दिस विल डेफिनेटली अगेन बूस्ट the industry and obviously generate employment. अब हम आते हैं पावर सेक्टर पे. पावर सेक्टर में 1000 crores to be spent on solar energy and 1500 crores to be spent on renewable energy development. So so government is spending a huge amount of money in this sector. And 139 gigawatt of installed capacity was introduced during 6 years, connecting additional 2.8 crores household with addition of 1.41 lakh circuit kilometer of transmission lines. So basically 2.8 crore households में electricity पहुंचाएंगे, power पहुंचेगा. Revamped reforms based result linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. Hydrogen energy mission will be launched. Then we come to gas sector. Gas sector में 100 cities to be connected by city gas distribution center. So 100 cities को gas line पूरा मिल जाएगा. सो बेसिकली आपको पता होगा 2 टाइप के हम गैस यूज करते हैं. एक होता है जो हमारे पाइप के थ्रू आता है, एक हम सिलेंडर यूज करते हैं. सो ये जो है वो उस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात हो रही है जो घर घर में सारा 100 सिटीज में ये कनेक्ट हो जाएगा. अभी मेजरली बड़े बड़े शहर में कुछ एरिया में है वो, तो 100 सिटीज तक कनेक्ट हो जाएगा. फिर वी कम टू टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल सेक्टर में इन्होंने एक मित्रा स्कीम, MITRA मित्र स्कीम, बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं मित्र स्कीम टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियंस इन टेक्सटाइल सेंटर, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ 7 टेक्सटाइल पार्क्स ओवर 3 years. सो दिस मीन्स कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे 3 साल में. तो दिस विल गिव अ मेजर बूस्ट टू ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज,
और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्टर्स बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स जनरेट होगा, और और इन टेक्सटाइल सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, उनको स्पेस मिलेगा फॉर पुटिंग देयर फैक्ट्रीज। थर्ड वन इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस सेक्टर में अगेन जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट। Government will give tax benefits or some funds to scrap the vehicle which is 20-year-old or 15 years old, depending on whether it's a personal car, a personal vehicle, or a commercial vehicle. 18,000 crores to be spent on buses for public transport. This also I explained that for buses 18,000 crores they are spending. So इतना अगर इन सब चीज़ों पे स्पेंड होगा तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री in the coming years will do a great amount of business. Then we come to insurance sector. So insurance sector is another sector जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने FDI इंक्रीज कर दिया है from 49% to 74%. Now so here lot of FDI is anticipated. बहुत बाहर की कंपनीज आएगी। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। FDI आएगा तो डेफिनेटली पैसा आएगा इंडिया में, तो हमारा GDP बढ़ेगा विच इज़ गुड, हमारे पास पैसे आएंगे विच इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम बिकॉज what my feeling is that India has a young population. So if we take an example of health sector, so यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, हेल्थ इश्यूज कम होंगे, तो अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से काम करेगी तो दे कैन बिकम प्रॉफिटेबल, दे कैन अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। बट बाहर की कंपनीज आके वो कमाई करेगी और हम अपनी कंपनी को बेचेंगे। I don't know whether it is good or bad or is correct or wrong, but this is what it is. So FDI investment in insurance sector increased from 49% to 74%. And also government is going to introduce an IPO of LIC. LIC जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसका IPO लाके गवर्नमेंट पैसा रेज करेगी। So guys, please buy the IPO. आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, that's a different thing, but at least you can apply for it. Now let's come to banking sector. Government to infuse 20,000 crores in public sector bank in financial year 2021-22. Concept of bad bank to be introduced for the recovery of bad loans. So ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को रिवैम्प किया जा रहा है, उसमें 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको रिकैपिटलाइज किया जाएगा, पैसा उसमें इन्फ्यूज़ किया जाएगा इस सेक्टर में, सो दैट जो बैंक्स के जो बैड लोन्स की वजह से जो हालत ख़राब हुई है वो उसको ठीक किया जाए। और एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में which is called bad bank. Now what is bad bank? Bad bank is अभी क्या होता है कि जो भी जिसने भी लोन लिया और उन्होंने नहीं चुकाया तो वो एक बैड डेट बन के हमारी बैंक्स की बैलेंस शीट में आ जाती है। एक तो ये होता है, तो इसमें बैंक्स लॉस में चली जाती है। दूसरा क्या होता है कि बैंक अब उस डेट को रिकवर करने के लिए बहुत एनर्जी उसमें लगाती है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो उसको करना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि उनका फोकस जो है वो बिजनेस के अलावा बैड डेट को और लोन जो रीपे जो लोग नहीं रीपे कर रहे हैं लोन को, उसके ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे आर मेकिंग अ न्यू बैंक विच विल बी कॉल्ड बैड बैंक। और इनका ये काम होगा कि ये सारे बैंक्स का बैड डेट जो भी है, जो भी उनका जितना भी अमाउंट है जो रीपेमेंट नहीं हुआ है, जो लोग नहीं चुका रहे हैं पैसा, उसको वो खरीद लेगी एट अ पर्टिकुलर अमाउंट
which will be negotiated and decided between that bad bank and any other bank. एंड उसके बाद ये बैड बैंक का सिर्फ यही काम होगा कि ये जितने बैड डेप्ट हैं उसको रिकवर करेगी, उस पैसा लोगों से रिकवर करेगी। और उसके बाद तो अब इससे क्या फायदा होगा कि जो मेन बैंक्स हैं उनको इस बिजनेस, इस बैड बैंक रिकवरी से छुटकारा मिल जाएगा। दे विल जस्ट फोकस ऑन देयर बिजनेस। और जो ये बैड बैंक वाली है वो रिकवर करेगी, इनका सिर्फ यही काम होगा कि वो रिकवर करेंगे। और उसके बाद उनका 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 बैलेंस शीट कैसे चलेगा या उनका बिजनेस कैसे चलेगा, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये बैड लोन्स खरीदेंगे और वो जितना रिकवर करेंगे उससे उनका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। सो ये बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ यू कैन से इट्स अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी that will happen, and both the banks will be focusing on their own main, जो उनका मेन जॉब है उस पर वो फोकस करेंगे। और इससे उम्मीद है कि बेटर रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि इसके यस भी हैं, इसके नोज भी हैं। यस ये है कि लोग कहते हैं कि वो फोकस करेंगे एंड ज़्यादा बैड डेट रिकवर होगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बैंक्स करती है, वो अपनी एनर्जी जो उसमें लगाती है। नोज में ये कहा जाता है, जैसे हमारे पुराने आरबीआई हेड जो थे वो ये कहते थे कि भैया इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होना नहीं है, बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक आप एक बास्केट में आपका एक सड़ा हुआ फल है, आप उसको सिर्फ वो फल को आप दूसरे बास्केट में डाल रहे हैं। अदरवाइज अगर टोटल इंडस्ट्री में देखा जाए तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। वो अल्टीमेटली वो सड़ा हुआ सेब तो आपके पास है, चाहे वो इस बास्केट में हो चाहे वो उस बास्केट में हो। बट आई फील दैट इट्स अ बेटर वे, बिकॉज अगर एक कंपनी का काम ही यही होगा कि वो लोन रिकवर करे तो आई थिंक उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो देयर इज नो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, टाइम विल टेल अस। Okay, so then comes so now government has also decided to disinvest two public sector banks, which are majorly two banks, which is Punjab Sindh Bank and Bank of Maharashtra. So उसका disinvestment करेंगे। So उसमें government targets to raise rupees 1,75,000 crores from disinvestment. तो गवर्नमेंट का टारगेट है 1,75,000 करोड़ अचीव करना। लेट्स सी ये होता है कि नहीं होता है, टाइम विल टेल। PSU बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान रुपीज 20,000 करोड़